हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनुभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। एकदम जीरो से हीरो वाले क्लास हो गया। देखिए जीरो में ZERO जीरो होता है, तो जेड को सिर्फ जेड से जेबरा हटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाता है, हीरो हो जाता है। तो आप लोगों को सफ़ा जीरो से हीरो वाली क्लास मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विज्ञान क्या है। तो विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। या सिंपल से इस तरह भी पढ़ सकते हैं, किसी वस्तु के वास्तविक क्रमबद्ध और विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसके बाद देखेंगे विज्ञान की शाखाएं। चलिए देख लेते हैं शाखाएं कितने इसकी शाखाएं हैं, ब्रांच है, और कितने बाल बच्चे हैं। तो एक तीन है, भौतिक और रसायन और जीव विज्ञान, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए देख लेते हैं फिजिक्स क्या है। सफा जीरो से लेकर चल रहे हैं। फिजिक्स भौतिकी क्या है। वो तो भौतिकी विज्ञान या भौतिकी अंग्रेजी के शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतर है। क्या है, हिंदी रूपांतर है, यहाँ छोड़ दिया। और फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक होता है। अतः विज्ञान की जिस शाखा से प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। भौतिकी विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं से होता है। भौतिकी विषय वस्तु की दृष्टि से भौतिकी की परिभाषा इस प्रकार भी हो सकता है कि द्रव ऊर्जा तथा उसकी क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। चूंकि सभी वस्तुएं द्रव और ऊर्जा से ही बनी होती है, अतः भौतिकी में सभी पदार्थों का अध्ययन सामूहिक है। इस दृष्टि से भौतिकी एक मूलभूत विज्ञान है। क्या है, भौतिकी मूलभूत विज्ञान है। और भौतिकी की क्या क्या देन है देख लेते हैं। तो रेडियो, जिस पर गाना सुनते हैं आप लोग, बहुत कम हो गया है आजकल, लेकिन फिर भी है। उसके बाद टेलीफोन भी बहुत। उसके बाद टेलीविज़न है, विद्युत मोटर, अंततः इंजन, रंगीन फोटोग्राफी, फोटो के लिए आप लोग सेल्फी जो लेते हैं, तो रंगीन फोटोग्राफी, कैमरा वाला फोटोग्राफी, सिनेमा जिसमें फिल्म देखते हैं, सिनेमा, कैलकुलेटर और कंप्यूटर, लेसर, कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा चंद्र यात्रा आदि महत्वपूर्ण भौतिकी की ही देन है। ये सभी किसका देन है, भौतिकी का ही देन है। तो उसके बाद है भौतिकी शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान है। क्या है, सफल शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान है, जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग करना मानव के विवेक पर निर्भर करता है। जिस तरह आप इसका उपयोग कीजिएगा उस तरह इसका उपयोग होगा। यह सत्य की खोज करता है। किसकी खोज करता है, सत्य का खोज करता है। यह अर्थात का दर्शन भी कराता है, परंतु पदार्थ की जानकारी ही इसकी सीमित गति है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास 10th में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का नाम है, एक में प्रकाश का परावर्तन, दूसरा चैप्टर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा चैप्टर हो जाएगा मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, और चौथा हो जाएगा विद्युत धारा। पांचवा चैप्टर का नाम हो जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और छठा चैप्टर हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत। मात्र इतना ही क्वेश्चन चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। इसका सभी क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, यहाँ से निश्चित आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद आप लोग का अपना चैनल मनी क्लासेज, मेरा नाम हो गया मणिभूषण गिरी, आपका भाई पढ़ा लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो MSc मैथ, MSc किए हुए मैथ से, और BEd भी है। ये नहीं है जो कल पिछला साल मैट्रिक फाइनल हुआ, इस साल से पढ़ाना शुरू कर दिए। उसके बाद ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। चलिए देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नाम तो आप लोग जान ही गए हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। एक में है प्रकाश किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्यात में प्रकाश की चाल ये है 3 गुने 10 पर पावर 8 ms होती है। उसके बाद है प्रकाश का सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या है, तो क्वांटम सिद्धांत है। उसके बाद 4 है प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग की होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। उसके बाद 5वां है प्रकाश तरंग के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। छठा वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे बोर्ड हो, यहाँ स्कूल का एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से आता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें यह क्वेश्चन आया नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है, किसी प्रकाश की गमन पथ में अपारदर्शी वस्तुओं को
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है किसी प्रकाश गमन पथ से अपारदर्शी वस्तुओं को रखने पर बनता है, क्या बनता है, छाया बनता है। उसके बाद है सतह में किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद 8वां में क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पुंज कैसा माना जाता है, तो समांतर किरण पुंज माना जाता है। सूर्य से आने वाला किरण पुंज समांतर किरण पुंज माना जाता है। उसके बाद 9 में है जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ करते हैं, जिन्हें आर पार देखा जा सकता है। जैसे क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा आपका, कांच। उसके बाद पानी, उसके बाद हवा इत्यादि, हवा इत्यादि क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में जिन पदार्थों को आर पार नहीं देखा जा सकता उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे आर पार वस्तुएं नहीं देखा जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, लकड़ी, लकड़ी से आप आर पार नहीं देख सकते, लड़की नहीं लकड़ी, समझे। उसके बाद हो जाएगा लोहा, लोहा, पत्थर, अलकतरा, अलकतरा, पेंट भी हो जाएगा, पेंट, पेंट है, पैंट में समझिएगा, पेंट हो गया। उसके बाद मोटा गद्दा, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी वस्तुएं हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 जिन पदार्थों के आर पार आसांकिक रूप से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, पारदर्शी पदार्थ। तो प्रभासी पदार्थ कौन कौन हो जाएगा, प्रभासी पदार्थ जो होगा आपका तेल लगा कागज हो जाएगा, बैलून का रबर होगा, आंख के पलक हो जाएगा, चर्म हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, दूध, धुआं, हल्का बादल, कुहासा इत्यादि, कुहासा इत्यादि क्या हो जाएगा, प्रभासी पदार्थ हो जाएगा, प्रभासी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है जिन वस्तुओं से को हम हमारी आंख देख सकती है उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद है प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 में आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में हमें वस्तुओं को देखने योग्य कौन बनाता है, तो परावर्तित किरण हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में है प्रकाश की किरणों से टकराकर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कौन दर्पण हमेशा आभास से सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है। सीधा, आभासी और बराबर प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो समतल दर्पण बनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है कौन दर्पण पार्श्व विस्थापन प्रदर्शित करता है, तो समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 21 में है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है जिस दर्पण का परावर्तन सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है जिस दर्पण का प्रवर्तन सतह अंदर की ओर वक्र होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद है जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्र करता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में है गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में करें गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 28 में गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में है मुख्य अक्ष के दर्पण के ध्रुव पर
अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले तो 30 में है दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में है दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में फोकस दूरी को किस अक्षर द्वारा सूचित करते हैं? तो एफ से सूचित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा ही आएगा, आपका बोर्ड में निश्चित क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिएगा 98 010 46 272। यहाँ से आपको पीडीएफ A to Z चैप्टर का, देखिए यहाँ चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, A to Z चैप्टर का वन लाइनर प्लस सब्जेक्टिव सभी यहाँ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो एफ बराबर क्या हो जाता है? r/2, यानी वक्रता त्रिज्या बटे 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/ क्या होता है? f होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है गोलीय दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है गोलीय दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है गोलीय दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर बनेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए? तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। कितने किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी ने, आप लोग तो हॉल में हमेशा जाके फिल्म देखते ही होंगे, तो वहाँ किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? तो सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है किस दर्पण पर वस्तु बड़ा काल्पनिक और प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण पर वस्तु बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में है कौन दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में है किस दर्पण से अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में है किस दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 47 में करा अवतल दर्पण का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 47 करा अवतल दर्पण का उपयोग तो सर्च लाइट में, अग्रदीप में, हजामती दर्पण में, दंत चिकित्सा में यानी दांत के डॉक्टर के लिए, और सौर भट्टी सौर कुकर में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में अवतल दर्पण से कागज जलने के लिए हमें कहाँ रखना होगा? तो फोकस पर रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में कौन दर्पण किसी बड़े वस्तु को पूरा प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कौन दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 है किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में किस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 53 में करा उत्तल दर्पण का उपयोग तो पश्चिम दर्पण के लिए, साइड मिरर के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 है किस दर्पण की दृष्टि से वस्तु बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण की से वस्तु बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है परिपाटी के अनुसार दर्पण वस्तु के दर्पण के किस ओर रखा जाता है? तो बाएं ओर रखा जाता है। परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण की ओर किस ओर रखा जाता है? तो बाएं ओर रखा जाता है। दर्पण से सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? तो ध्रुव से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 57 में दर्पण के ध्रुव को माना जाता है तो मूल बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 58 में है मूल बिंदु की दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? तो
घनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में हम मूल बिंदु की बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां घनात्मक होती है और बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 में मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, घनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 61 में हम मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 62 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 62 में करा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं, अवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 63 में है घनात्मक अवर्धन का अर्थ होता है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। ऋणात्मक अवर्धन का अर्थ क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 65 में अवर्धन का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो मात्रक विहीन होता है। यहाँ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद लेकर आ रहे हैं चैप्टर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनु संग्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ये वीडियो देख लिए तो पूरा के पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर ये वीडियो नहीं देखे तो क्या टॉपर बनोगे आप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप लोग को मालूम है यहाँ वही पढ़ाया जाता है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट आएंगे, 2 दिन 4 दिन बाद वीडियो आएगा, लेकिन ओरिजिनल ही वीडियो आएगा। झूठ मूठ के वीडियो के नाम पर कुछ भी अपलोड यहाँ नहीं होता है मेरे भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव से यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्केल का नियम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण के मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल परावर्तन में कैसा घटना घटित करता है, तो अपवर्तन। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है, तो पारदर्शी माध्यम में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में कांच किस प्रकार का माध्यम है, तो पारदर्शी माध्यम है। कांच किस प्रकार का माध्यम है, तो पारदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रकाश की सबसे अधिक चाल किस माध्यम में होती है, तो निर्यात में प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है। VVI क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कांच के आयताकार स्लैब में निर्गत किरणें किसके समांतर होती है, तो आपतित किरण के समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में निर्यात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है मध्यम का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है माध्यम प्रकाश के अपवर्तनांक होता है तो ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है तो कम होता है। सधन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। किसी वायु का घनत्व बटे अपवर्तन का सबसे कम होता है, तो वायु का। इसका सही आंसर होगा वायु का। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में है VVI क्वेश्चन है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, 1.31 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.36 होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अल्कोहल हो गया। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ब्रेजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.50 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.63 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सधन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 में है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का परिकिरण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्रांतिक कोण किस माध्यम में बनता है, तो सधन माध्यम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्रांतिक कोण पर विरल माध्यम में बना अपवर्तन
कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में करा मृग मरीचिका का क्या कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27 में प्रकाशीय तंतु में कौन सी घटना घटित होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 28 में लेंस किस प्रकार के पदार्थ से बनता है, तो पारदर्शी पदार्थ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 का अगर आपको ये पीडीएफ नोट चाहिए तो इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन, अवतल और उत्तल दोनों होते हैं। किस अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, तो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में लेंस के कितने फोकस होते हैं, तो 2 होते हैं। ये भी पीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 34 में है लेंस के प्रकाशीय कोण से गुजरने वाली प्रकाश किरणें कैसे आपतित होती है, तो बिना विचलन के आपतित होती है। क्वेश्चन नंबर 35 में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण कैसे गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा लेंस हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में कौन सा लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक अवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन है कौन सा लेंस काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में मैग्नीफाइंग ग्लास में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 जो वीवीआई क्वेश्चन है कर है लेंस सूत्र बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। उसके बाद है लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 45 में लेंस दूरी का ईसाई मात्रक क्या है, तो मीटर है। लेंस दूरी का ईसाई मात्रक क्या है, मीटर है। उसके क्वेश्चन नंबर 46 में लेंस क्षमता का ईसाई मात्रक क्या है, तो डाईऑप्टर या प्रति मिनट है। क्वेश्चन नंबर 47 में किस लेंस की क्षमता घनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है घनात्मक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में किस लेंस की क्षमता उसी फोकस दूरी का होती है, तो व्युत्क्रम होती है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 1 डाईऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 51 में करें 50 cm फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है 2 डाईऑप्टर। 2 डाईऑप्टर यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए आप लोग के कमेंट आ रहा था डेली आप वीडियो नहीं लेकर आ रहे हैं। देखिए तो हम झूठ मूठ के वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, वहीं ये वीडियो यहाँ अपलोड किया जाता है जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं था इसलिए 2-4 दिन वीडियो अपलोड नहीं हुआ। अब लगातार वीडियो अपलोड होगा, बस वहीं जो एग्जाम में आए।